पर्पस ऑफ लाइफ तुम बताओ पहले। तुम भी तो कुछ इस पर विचार किए होगे जब प्रश्न आया है तो। हाँ, मस्त तो दुनिया एक्सप्लोर करना, अलग अलग जगह घूमना, देखना क्या है, कैसे चलता है। अब जो है लाइफ किसको कहते हैं पहले उसको समझना पड़ेगा ना, तब तो लाइफ का पर्पस समझ में आएगा। पहले तो लाइफ की व्याख्या समझनी पड़ेगी कि लाइफ क्या है। क्या लाइफ? तो वही तो कह रहा हूँ, तुम लाइफ किसको समझ रहे हो? पैसा कमाना। नहीं, वो तो तुम पर्पस बता रहे हो, लाइफ किसको कहते हैं? आना, खाना, पीना और चल जाना। हाँ, मेरे हिसाब से तो लाइफ है पैसा कमाना और घूमना फिरना जीना। तुम लाइफ का पर्पस बता रहे हो, लाइफ नहीं बता रहे हो। मैं लाइफ पूछ रहा हूँ। लाइफ क्या है? अगर कोई बिजनेस नहीं कर रहा है तो क्या उसका लाइफ नहीं है? नहीं है। पेड़ का लाइफ नहीं है? है। लाइफ मतलब एक आयु, कितना उम्र तक जिंदा रहेगा। लाइफ की परिभाषा बायोलॉजी में पढ़े हो कि नहीं? कि बायोलॉजी पढ़े हो? बायोलॉजी आया नहीं है, हाँ, लेकिन इतना टाइम से लेके इतना टाइम तक जो जिंदा रहता है वही लाइफ है। जो उसको समय मिला वही उसकी लाइफ है। वो लाइफ का स्पैन है, लाइफ नहीं है। कंफ्यूज हुआ। लाइफ का स्पैन समझ रहे हो? हाँ, कितना समय के लिए, कितने से कितने समय तक। कितना स्पेन ऑफ टाइम तक वो जिंदा तो रहेगा। वो तो उसका लाइफ का स्पैन हुआ, लाइफ नहीं हुआ वो। लाइफ है क्या? हाँ, यही तो, इसीलिए तो पूछा हो, उस पर चिंतन करो। क्योंकि जब लाइफ समझोगे तभी लाइफ का पर्पस सही अर्थ में समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। और अमूमन लोग नहीं समझते हैं। तो क्या हो जाए? हमको तो कोई आइडिया नहीं लग रहा कि ये हो सकता है। चलो, तुम जिस पर भरोसा करते हो उसको सर्च वर्च करके देखो, अपना गूगल गुरु से पूछो लाइफ क्या है, फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा। व्हाट इज लाइफ में देखो, वो उसका डेफिनेशन बताएगा ना। यहाँ बोल रहा है सिस्टम जो कैपेबल और रिफॉर्मिंग करने के लिए, खाना खाने के लिए, स्ट्रेचिंग करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, इसी को लाइफ कहते हैं। व्हाट इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ? टू मूव अहेड, टू गो, और यहाँ पर लाइफ का मीनिंग होता है ऊपर जाना और ऊपर जाना, सब अचीव करना, जगह हासिल करना, मेटेरियलिज्म जैसा लेना। एक और कि लीव का मतलब होता है कि लोग तुम्हें प्यार करें और तुम उनसे प्यार करो। क्या? स्पष्ट बोलो, साफ बोलो। कि लोग तुमसे प्यार करो, तुम लोग से प्यार करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, जो ये तो हासिल। पर्पस बता रहा है, हाँ, लाइफ नहीं बता रहा है। जैसे एक बच्चा है, वो गर्भ में है, क्या उसमें लाइफ नहीं है? है। वो घूम फिर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कहाँ से बिजनेस करेगा? तो लाइफ तो है उसमें। अब सोचो वहां से। नहीं समझ आ रहा क्या था भाई। तो अपने गूगल मास्टर से पूछो। चैट जीपीटी से पूछता हूँ क्योंकि बातचीत समझ। उसके बाद मैं बताऊंगा।
दोनों में से कोई बता दे बस। ये सब जितने डिफिनेशन आए उस समय डिफेक्ट तुमको समझ में आया कि नहीं? हाँ, सब एक ही चीज़ बताते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ में अंतर होता है। ये यहाँ तो नहीं, तो ये तो ग्रंथ में मिलेगा। पूछता हूँ, पहले पता है तो पर्पस ऑफ लाइफ नहीं जानना। व्हाट इज लाइफ ये पूछो। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी पूछो तब समझ में आएगा। व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, ऐसे लिखो। क्या ऑर्गेनाइजेशन मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन इंटरनल प्रोसेस। जोर से बोलो को, दूसरे भी सुने। नीचे नहीं, बंद क्यों हो गया? Metabolism. All living organisms require energy to maintain internal processes. Metabolism include the chemical reaction that occur within cells, such as breaking down nutrients and energy, catabolism, and building up components for growth. यहाँ तो बोल रहा है एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है अंदर, जो टूटता है, ब्रेक होता है सेल्स। यहाँ पे एक क्या है, होमोस्टेसिस। Living organism regulate their internal environment to maintain a stable, consistent condition necessary वो for लाइफ में मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, इस चीज़ को बता रहा है। लाइफ में क्या होता है ये बता रहा है, लाइफ क्या है ये नहीं बता रहा है वो। लाइफ क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या है कि एनर्जी का यूज़ किया जाता है उससे, समझ रहे हो? हाँ, एनर्जी का यूज़ करते हैं क्या, बॉडी का जो एनर्जी ग्रोथ है, के लिए। कि अब ये बढ़ रहा है, दिमाग का विकास, ग्रोथ के लिए प्रोसेस होता है। तो लाइफ के ग्रोथ में ये चीज़ है कि उसकी एक कंडीशन है कि वो ग्रो करता है, बढ़ता है, और उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है जिससे कि वो एनर्जी लेता है और उससे अपना ग्रो करता है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म और ग्रोथ ये तो नॉन लिविंग में भी हो सकता है। हाँ, तो इसके अलावा क्या है कि वो रिप्रोड्यूस करता है, लिविंग और जानवर भी कर सकते हैं। हाँ, वो पैदा करता है, विभाजन करता है अपने, हाँ, अपने जैसा भी बनाता है। लाइफ और जिंदगी का मतलब है वो हालत या वजूद जो एक जिंदा के मखलूक को दूसरों से अलग करता है। बायोलॉजी के मुताबिक ज़िंदगी के कुछ खास असर का कुछ, ये फिर उसी वही बता रहा है, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण जो फेज होता है ये होता है कि वो नेगेटिव एंट्रोपी का प्रयोग करता है वो। मतलब कि सामान्यतः क्या होता है कि ऊर्जा का बहाव हाई से लो की ओर होता है। हाई से लो की ओर मतलब ऊपर से नीचे की, हाई से लो, जैसे हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर हो गया। हाँ, नेगेटिव जा रहा है। हाँ, तो इस तरह से होता है। लेकिन लाइफ के पास ये पावर होता है कि वो लो वोल्टेज, लो से हाई की ओर ले जाएगा। हाँ, लाइफ के पास ये पावर होता है कि लो से हाई की ओर ले जाएगा।
उसको। हाँ, जीवन में वो शक्ति होती है कि वहाँ से वो ले जाता है। वो नेगेटिव एनर्जी पर फ्लरिश कर सकता है, उसमें वो ताकत होती है। जो कि सामान्य जो पदार्थ होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, वो नहीं करते। उनको तो सदैव हाई से लो की ओर वहाँ होता है रिएक्शन। हाई से लो। हाँ, लेकिन एक ये लाइफ ही है जो कि जहाँ कम है वहाँ से भी खींच सकता है। तो अगर कोई आज यहाँ है तो यहाँ भी जा सकता है। कम से भी खींच जाता है। ये सब नेगेटिव में यहाँ से यहाँ आता है। एक तो वो ग्रो करेगा, हाँ, फिर रेस्पॉन्ड करेगा, रेस्पॉन्स होती है, संवेदनाएं उसमें होती हैं, और फिर वो रिप्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन उसमें एक होता है कि वो ग्रो करता है, तीसरा होता है रेस्पॉन्ड करता है, और चौथी चीज़ उसमें यह होती है कि वह नेगेटिव एंट्रोपी जो एनर्जी की होती है उस पर वो फ्लरिश करता है। जहाँ कम से कम भी स्रोत है ना, वहाँ से वो ठीक अगेंस्ट उसके खींच सकता है, मतलब उसको विपरीत बहाव कर सकता है। वो होती है पेड़ की शाखाएं होती है, जड़ होता है उसका, विपरीत बहाव वो कर सकता है। जैसे पेड़ का जड़ होता है, खींचने की ताकत उसमें होती है, समझ गए? हाँ। तो ये नेगेटिव एंट्रोपी जो होता है वो सामान्य रूप से उसमें नहीं होता है लाइफ में। हाँ, सामान्य में नहीं होता है। तो वो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी फलता फूलता है। लाइफ का मतलब है कि अब इसके बाद भी वो वहाँ से ऊपर उठता है। हाँ, ये लाइफ ये तो इस पे कहा जाता है कि लेकिन आखिर वो ऐसा कर कैसे लेता है? तो यहाँ पर भी जो है उसकी प्रॉपर्टी डिफाइंड हुई है, लाइफ नहीं। अभी भी लाइफ जो है अनसुलझा है। हमको इससे एक ही चीज़ याद आ रही है, विज्ञान से अभी भी जो है अनसुलझा है। एक लॉयर था, वो कहा था इफ़ यू कांट कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम। अगर तुम उन्हें समझा नहीं पा तो उन्हें उलझा दो। वह तो लॉ की बात हुई ना, उससे कंफ्यूज होने से वो समझ में थोड़ी आ जाएगा। जीवन तो ज्ञान है, वो भ्रांति नहीं है, क्योंकि वो सत्य है, वो तथ्य है। भ्रांति क्या होता है? भ्रांति मतलब कंफ्यूजन। तो यहाँ वो जो केस जीतना नहीं है, आपको जीवन क्या है उसको जानना है। दूसरे को नहीं समझ जाना है, अपने को समझना है, उसको अनुभूत करना है। जीवन क्या है, कितना गहरा है जीवन। वो एक कोशिका में था तभी जीवन था। जब वो सिर्फ डीएनए में था, डीएनए का नाम सुने हो? हाँ, बायोलॉजी पढ़े हो? बायोलॉजी तो आया ही नहीं अब तक, तो नॉर्मल साइंस चल रहा है। बायोलॉजी आएगा 9th से। तो जो एक कोशिका होता है, जो सेल होता है, सेल पढ़े हो? सेल के बारे में पता है। हाँ, तो सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। वो तो वो है, हाँ, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम। वो तो जीन जो है वो सेक्स डिफाइन करने के लिए कि मेल होगा कि फीमेल होगा, उसके लिए है। तो 2 ही क्रोमोसोम होते हैं, और भी होते हैं क्रोमोसोम तो बहुत सारे होंगे। बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, ए से लेके जेड तक। हाँ, एक गेमेटिक हो गया, एक सोमेटिक हो गया, जो कि शरीर को बनाता है, और एक है कि जो कि हम लोग के सेक्स ऑर्गन को बनाता है, सेक्स डिफाइन करता है। और एक हो गया जो सेक्स डिफाइन नहीं कर रहा, जो शरीर को, बॉडी को बना रहा है, तो वो सोमेटिक हो गया। तो जो वे क्रोमोसोम्स जो होते हैं, तो उसमें क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमोसोम्स में क्रोमेटिन होते हैं, हाँ। और जो वो क्रोमेटिन होते हैं, तो वे जो हैं वो डीएनए के बने होते हैं। मतलब क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन के बने होते हैं, क्रोमेटिन डीएनए के बने होते हैं। हाँ, और डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, हाँ, उसमें से राइबोन्यूक्लिक एसिड उसको कहा जाता है, और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, डीएनए और आरएनए। हाँ, तो वो उसके होते हैं। अब उसके भीतर जो है ना, फिर जो है एडेनिन, थायमिन, केमिकल्स, हाँ, ये सब होते हैं। और वे सब बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इनके स्ट्रक्चर से वो बने तो उनको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड। यानी वो डीएनए का एक फ्रेमवर्क होता है, उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उससे वो डीएनए बना होता है, सब जुड़ जुड़ करके वो डीएनए बनाते हैं और आरएनए बनाते हैं। आरएनए में और डीएनए में अंतर ये होता है कि डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। मतलब दोनों में बहुत सारे केमिकल है, लेकिन ये दोनों केमिकल अलग अलग होते ये अलग अलग होते हैं, डीएनए और आरएनए में। हैं। आरएनए में कौन सा केमिकल होता है? यूरेसिल होता है। यूरासिल, और उसमें थायमिन होता है। तो अब ये जो हैं, अब ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये दोनों ही प्रोटीन का निर्माण, डीएनए और आरएनए। हाँ, ये जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये जो एमिनो एसिड हैं, इसे थायमिन, एडेनोसिन जो है ना, ये सब जो है कई एमिनो एसिड्स को अपने में वो करते हैं। तो एमिनो एसिड के जरिए बनाते हैं जो हम लोग का शरीर का बॉडी बिल्डिंग होता है। हाँ, तो डीएनए और आरएनए सभी में कॉमन ही होते हैं एक तरह से, सब में, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे ह्यूमंस में, चाहे वायरस हो। ह्यूमंस का जो ब्रेन है सबका एक ही ब्रेन है जितने हैं ना, तो हम सब में, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं ना, उसमें डीएनए और आरएनए होता है, कॉमन होता है। तो जो वायरस होते हैं उसमें आरएनए होते हैं, डीएनए नहीं होते हैं, क्योंकि वो बेसिक होता है, वो आरएनए उसमें होता है, डीएनए नहीं होता। डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है। अब वे जो हैं, अब बहुत बड़ा प्रश्न फिर यहाँ वहाँ पर वह खड़ा होता है कि उसमें लाइफ है, हाँ, और उसका जो बिल्डिंग मटेरियल है वो तो नॉन लिविंग है। मतलब वो जिंदा तो है, लेकिन उसमें जो है वो जिंदा नहीं है। उसका जो बिल्डिंग मटेरियल है, जो जिससे वो बन रहा है ना, जिससे वो बन रहा है, वो क्यों नहीं जिंदा? हाँ, एक प्रश्न बन रहा है ना कि थायमिन है, यूरेसिल है, एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, जिससे हम लोग बन रहे हैं, वो जिंदा क्यों? जिससे डीएनए बन रहा है, डीएनए से तो वह जो है वो नॉन लिविंग है, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब तो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग लिविंग कैसे बना दे रहा है? एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बना दे रहा है? नॉन लिविंग जो है, जो कि मृत कहा जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें तो नहीं कहा जाता कि जीवन है। जैसे और वे सब मिल करके जीवन कैसे बना दे रहे हैं? अब वैज्ञानिकों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न यह खड़ा है, जिसका उत्तर अभी तक वे नहीं दे पाए। अध्यात्म दिया। हाँ, अध्यात्म दिया है क्या? हाँ, तो अब ये मानते हैं कि बायोलॉजी अलग है और मटेरियल अलग है। हाँ, अब वैज्ञानिक यहाँ देख रहा है कि यहाँ तो इसको ये नॉन लिविंग है। हालांकि कार्बन भी ग्रो करता है, ग्रो करके वो कई कार्बन को जोड़ता है। हाँ, लेकिन वो उसी क्रम में क्यों जोड़ता है? एक प्रश्न तो ये होगा, आगे उसके जोड़ने का क्रम वही क्यों है? वो दूसरा क्रम क्यों नहीं बना रहा है? तो उसके पीछे तो वह जो है वैज्ञानिक सब वो बताते हैं कि बॉन्ड बनाते हैं, आपका केमिकल बॉन्ड होता है। केमिस्ट्री पढ़े हो? नहीं। हाँ, लेकिन नासिम भैया वाला से सुना हो, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो केमिकल बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन साथ में। हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे और प्रोटॉन्स का इससे सब रिएक्शन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जिसको तोड़ा जा सकता है, जो आसानी से निकल जाते हैं। हाँ, जो वहाँ से हट सकते हैं। हाँ, हट सकते हैं। तो वो जो न्यूक्लियस होता है, केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, उसके चारों ओर होते हैं, मतलब घूमते रहता है, चारों ओर होते हैं। तो उसके कहीं से भी निकल जाएंगे। तो जो चारों ओर जो सबसे बाहरी से सेल है, सबसे बाहर में, क्योंकि वो सबसे बाहर में बॉन्ड उसका कमजोर है। जो जितना दूर होगा, जो जितना नज़दीक है उसका बॉन्ड उतना मजबूत होगा। तो जो बाहर वाला जो है, हाँ, तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे जो है रिएक्शन करते हैं।
बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे दूसरे से रिएक्शन करते हैं, वो बनाते हैं। दूसरे केमिकल से। हाँ, तो अब यह प्रश्न उठेगा कि वो जो बाहर वाला जो रिएक्शन कर रहा है वो रिएक्शन कर करके सारा लाइफ क्यों नहीं सब जगह बना दे रहा है? मतलब लाइफ तो है ही। लाइफ है यहाँ ना, तो चंद्रमा पर क्यों नहीं बना दिया? बृहस्पति पर क्यों नहीं बना दिया? अच्छा, सूरज पर क्यों नहीं बना दिया? लाइफ जो है वहाँ पर वो क्यों नहीं बना दिया? मतलब जब यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्यों बन रहा या यहाँ पर भी जो अवेलेबल है वो बना क्यों नहीं रहा है? बनता हुआ तो यही देखा जा रहा है कि लाइफ से ही लाइफ बन रहा है। बनता हुआ तो यही नहीं देखा जा रहा है कि लाइफ ही लाइफ से लाइफ को बना रहा है। यह तो नहीं देखा जा रहा है कि बाहर कार्बन ये सब मिल गया और वो बना दिया। एक इंसान वहाँ निकल गया, यहाँ से ही निकल गया, देखिए कहाँ से आ गया। ऐसे तो नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि उसके लिए कि और कुछ वातावरण भी चाहिए होते हैं जिससे कि वो वैसा रिएक्शन करेगा। यानी उतना प्रेशर चाहिए, उतना टेम्परेचर चाहिए। हाँ, तो वैसी कंडीशन होगी। हाँ, और वो अनुपात चाहिए जिस अनुपात में वे हैं। यानी जिस अनुपात में वहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, उस अनुपात में वहाँ चाहिए। तो वो एक अनुपात की कंडीशन, इतना प्रेशर चाहिए, उतना टेम्परेचर चाहिए। हाँ, उस कंडीशन पर ही जा कर के वैसा वो रिएक्शन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वह कंडीशन जब आएगा, वो कंडीशन जब दिया जाएगा तभी वो रिएक्शन करेगा और वैसा बनाएगा। अब इसका मतलब है कि वो एक विशेष कंडीशन का भी आया या आएगा। हाँ, या उसको लाया जा सकता है जिससे कि उसको इस तरह से लाइफ को वो किया जा सकता है, ढला। नॉन लिविंग से लिविंग में आ सकता है। हाँ, लेकिन नॉन लिविंग से लिविंग में वो इस तरह से आता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक से इस तरह से कैसे बदल जाता है? मतलब उसका भाव विचार। हाँ, भाव विचार तो अब वहाँ पर ये प्रश्न उठता है ना, पेरेंट्स कैसे बदलते हैं? हाँ, वो कैसे वो करता है, कैसे उसमें थॉट प्रोसेस आते हैं, कैसे उसमें भावनाएं आती हैं। हाँ, इस तरह से होता है। और जहाँ तक अध्यात्म की बात तुम पूछे, हाँ, धर्म की बात कि धर्म क्या कहता है, तो धर्म ये कहता है कि हम लोग का एक शरीर नहीं है, एक ही तो है, एक तरह। हाँ, धर्म ये नहीं मानता कि हम लोग का एक शरीर है। धर्म मानता है कि हम लोग के 7 शरीर है। 7 शरीर? हाँ। मतलब मेरा एक बॉडी नहीं है, 7 बॉडी है। हाँ, हर एक चीज का 7 बॉडी है। तो मैं अपना दूसरा बॉडी में जा सकता हूँ? तो धर्म ये मानता है कि ये ऊपर वाला जो दिख रहा है, हाँ, ये जो ठोस जो दिख रहा है, मांस है, चमड़ा है, हड्डी है, हड्डी है। हाँ, तो यह जो है ये एक शरीर है, ये ऊपरी शरीर है, ऊपरी परत है यह। हाँ, रैपर है। हाँ, ये रैपर है एक तरह से, ऐसे समझ लो। ये ऊपरी शरीर है और विज्ञान का सारा शोध जो है ये फर्स्ट परत पर और या सेकंड परत पर है। इसके नीचे के जो परत है तो वो मतलब शरीर के अंदर जो हम लोग का भावना। हाँ, शरीर के अंदर एक और शरीर है। हाँ, जिसको कि मान लो कि साइंस उसको एनर्जी कह रहा है। 7 लेयर, 7 चक्रास। हाँ, हाँ, उसको ऐसे समझ लो। तो एक एनर्जी का जो लेवल है जिस पर विज्ञान शोध करता है, जैसे वो रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन सब हो रहे हैं। हाँ, तो केमिकल एनर्जी का वहाँ फ्लो है, उससे वहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही है और ये सब है। तो एनर्जी का लेवल है। यानी अगर यह शरीर जो ठोस शरीर है, यह जिससे बना है वह इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर है, एनर्जी के लेवल पर है, तो वह एक एनर्जी बॉडी हुआ। तो धर्म जो है सनातन धर्म में सनातन धर्म मान लो। ये सब बाकी फर्जी धर्म वो सब जो है वो सब तो कोई इसे व्याख्या कर ही नहीं पाए, ना सोच पाए। सिर्फ सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है, उसके शास्त्र में बताया गया है कि ये शरीर के अंदर में जो है वह प्राण शरीर है। प्राण शरीर है, यानी एनर्जी का लेवल है वो एनर्जी। तो ये सांस भी वही एनर्जी से कनेक्ट, वो दूसरा लेवल है। लेकिन वह जो एनर्जी का बॉडी है और ये जो बाहर का ये ठोस शरीर है, पदार्थ का शरीर,
तो इस शरीर और उस शरीर में कनेक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सर्वथा अलग है, ये सर्वथा अलग है, ऐसा नहीं है। इसके बीच में कनेक्शंस हैं, संबंध है। और संबंध ऐसा है कि एनर्जी से पदार्थ और पदार्थ से एनर्जी बनती है, ये धर्म कहता है। एनर्जी से पदार्थ और पदार्थ से एनर्जी, हाँ, ये साइंस भी कहता है। मतलब हम लोग का एनर्जी से गाड़ी बना और गाड़ी से भी कुछ पदार्थ बना। यानी जैसे कि हम लोग ठोस चीज खाए, उदाहरण के लिए हम लोग सेब खाए, अन्न खाए, वो तो ठोस चीज है। लेकिन जब बॉडी में गया वो और वहाँ को पचा करके उसको ठोस को क्या कर दिया गया, सूक्ष्म में बदल दिया गया। पहले रसों में बदल जाता है, फिर वो एनर्जी में बदल जाता है, वहाँ शक्ति में बदल जाता है। कैसे? उसमें से केमिकल रिएक्शंस होता है और एटीपी बनाया जाता है। एटीपी, हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहते हैं, एटीपी। हाँ, तो उसके पहले एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है। डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है। तो डाइफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट बनते हैं, फिर ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट बनते हैं, उसके साथ 1 फॉस्फेट का और जुड़ जाता है रिएक्शन हो करके, मतलब 1 से 2 हो जाता है। हाँ, तो वह जो है, और जब वो बनता है और जब वो टूटता है तो उसमें कंजम्पशन होता है। एडीपी से एटीपी बनेगा तो उसमें एनर्जी का कंजम्पशन होगा, एनर्जी खपत होगी। और जब एटीपी से एडीपी बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। मतलब वहाँ खपत हो रहा है, वहाँ जो निकल रहा है, हाँ, ऊर्जा निकलती है। कोई भी रिएक्शन होता है या तो ऊर्जा उसमें खपत होगी या तो निकलती है, समझ रहे हो? तो जब वो निकलेगा तो अब वह जो ऊर्जा है उसी ऊर्जा से शरीर अपना काम करता है, उस ऊर्जा के बल पर ही शरीर काम करता है। तो ये जो है सेकंड लेवल हुआ एनर्जी का जो लेवल है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो इसको हम लोग एनर्जी कह रहे हैं, वह जो है वो कहाँ से वो शक्ति पा रहा है? हाँ, वो कहाँ से एनर्जी पा रहा है जिससे कि वह गति कर रहा है? जो एनर्जी हम लोग को मिल रहा है वो एनर्जी, वो कहाँ से एनर्जी पा मिल रहा है? हाँ, एक प्रश्न ये उठेगा ना कि आखिर उसके पास वो शक्ति कहाँ से कैसे आ जा रही है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। अब कहते हैं इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया तो इलेक्ट्रॉन शक्ति दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मिला? एक प्रश्न तो यहाँ भी खड़ा होता है ना। और इलेक्ट्रॉन को जहाँ से मिला उसको कहाँ से मिला? इस तरह से प्रश्न खड़े होते जाते हैं। हाँ, तो इसका जो साइंस के पास अभी आंसर है नहीं। वे लोग इतना कहा कि चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि जो है एनर्जी जो है वो इटर्नल है। हाँ, वो एनर्जी जो है वो अपना सिर्फ रूप बदलती है, लेकिन एनर्जी शाश्वत है, इटर्नल है, सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। साइंस ये बोलता है। लेकिन जो चीज़ रूप बदलती है वो उसको इटर्नल नहीं कहते हैं। जो चीज़ बदलती वो रूप ही बदल रही है, वो बदलाव उसमें हो रहा है ना। ठीक है, एनर्जी है, केमिकल एनर्जी बदल गई, हाँ, साउंड एनर्जी में साउंड एनर्जी बदल गई, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इस तरह से आपस में तो इंटरचेंज हो जा रहे हैं। एनर्जी का है एनर्जी ही, लेकिन वो रूप बदल रहे हैं, इसका मतलब उसमें चेंज हो रहा है। और हम लोग का सनातन धर्म का ये कहना है कि जो चीज़ चेंज हो रही है वो इटर्नल नहीं है, वो इटर्नल नहीं है। एनर्जी तो चेंज हो रही है, उसमें बदलाव हो रहे हैं, इसका मतलब इटर्नल वो नहीं है। हाँ, वो इटर्नल जैसे आपको मालूम पड़ रही है उस अर्थ में कि वो सदा रहेगी। हाँ, अब वही एनर्जी बदल करके पदार्थ भी तो हो जा रही है, तब तो पदार्थ भी सदा रह रहा है। पदार्थ कहाँ वो खत्म हो जा रहा है? तो यहाँ खत्म कौन चीज़ हो रहा है? यहाँ तो खत्म कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो सब चीज़ सदा है। तो मतलब इसका मतलब साइंस को या तो पता नहीं है। साइंस ने कह दिया है कि अभी हमको पता नहीं, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यहाँ जो चीज़ है उसमें जो है सदैव कुछ ना कुछ बदलाव दिख रहा है, और जो बदलाव दिख रहा है उसको इटर्नल नहीं कह सकते हैं। तो उस तरह से खत्म तो पदार्थ कोई भी चीज़ बदल रहा तो इटर्नल कैसे हो सकता है? मैटर को भी हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे उदाहरण बताए, सेब खाए, अनाज खाए, जो खाए उसको एनर्जी में हम बदल देते हैं, हमारा शरीर बदल देता है, फिर एनर्जी खत्म हो जाती है। हाँ, तो एनर्जी मैटर में बदल गया, और मैटर एनर्जी में बदल जाता है। इस तरह से इंटरचेंज होता रहता है। यानी ये जो दोनों बॉडी का कनेक्शंस है, पदार्थ का कनेक्शन है ऊर्जा से, ऊर्जा कनेक्शन है पदार्थ से। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ऊर्जा अल्टीमेट है? प्रश्न ये उठता है, क्या ऊर्जा अल्टीमेट है?
ऊर्जा कहाँ से आया? नहीं हो सकता। ऊर्जा कहाँ से आया? एक प्रश्न ये उठता है ना कि ऊर्जा कहाँ से आया, तो इनका कहना है कि सदा से था। फिर जब ये जो एक मॉडल बनाते हैं, जो मॉडल वैज्ञानिकों ने मॉडल दिया है बिग बैंग मॉडल, तो उसमें कहते हैं कि जो बिग बैंग की घटना घटी तो उसके 2 सेकंड के बाद जो है इलेक्ट्रॉन आया। कि 2 सेकंड बिग बैंग होने के बाद 2 सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसका मतलब 2 सेकंड पहले वो नहीं था। नहीं था, तो 2 सेकंड के बाद कम से कम उस रूप में तो नहीं था। हाँ, नहीं था, मतलब एनर्जी हमेशा से तो नहीं थी। हाँ, तो फिर हमेशा से कैसे कहेंगे? क्रिएशन तो उसका हुआ। हाँ, क्रिएशन तो उसका हुआ ना। या तो तुम कहो कि नहीं, जब जो शुरुआत से ही जो है इलेक्ट्रॉन था, या तो ये कहते। लेकिन जब ये कह रहे हो कि 2 सेकंड के बाद आया, हाँ, तो इसका मतलब उसका क्रिएशन हुआ। इसका मतलब वो नहीं था पहले, नहीं था, कम से कम उस रूप में तो नहीं था। तो वो जिस रूप में था, फिर अब उस रूप की चर्चा होनी चाहिए ना, क्योंकि वो उससे सूक्ष्म है, उससे वो उत्पन्न हुआ। तो जो तीसरा जो शरीर है, हाँ, तो सनातन धर्म, विज्ञान तो अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। सनातन धर्म कहता है कि वो जो तीसरा जो शरीर है वो मनस शरीर है। मनस शरीर मतलब वो माइंड है। माइंड का मतलब हम लोग वाला जो माइंड, जो हम लोग जो समझ रहे हैं, वो माइंड नहीं। तो ये मतलब उससे सूक्ष्म है, उससे बढ़ ऊर्जा से सूक्ष्म है यह मन। माइंड और मन अलग अलग है। माइंड और मन को मान लो, समझने के लिए एक ही मान लो कि मन का तो बहुत यहाँ व्याख्या किए हैं, माइंड का भी उतना वो नहीं किए हैं। हाँ, तो मन समझो तो मनस शरीर है। मन ही शरीर है। वो तीसरी परत है, ऐसा मान लो, यानी वह ऊर्जा से सूक्ष्म है। ये जो हाड़ मांस का शरीर था, इससे सूक्ष्म ऊर्जा समझ में आ गया था। मतलब मन एनर्जी के बगैर नहीं चल सकता। उसको जो है एक तरह से चेतना कह लो, उसको चेतना कहा गया। अभी इस पर विज्ञान भी शोध कर रहा है। तो अध्यात्म कहता है कि चेतना जो है, अगर ये हमारा शरीर नष्ट होता है तो ऊर्जा रहती है, और ऊर्जा जब वो नष्ट होगा तो चेतना रहेगी। और ऊर्जा कब नष्ट होगी? बॉडी तो जब ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा नष्ट होती नहीं है, विज्ञान ये कह रहा है। लेकिन विज्ञान भी यही कह रहा है कि जब बिग बैंग थ्योरी जो दिया गया है फिजिक्स में कि कैसे जो है इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो कहता है 2 सेकंड बाद उत्पन्न हुआ। इसका मतलब 2 सेकंड पहले की जो स्थिति थी वह जो है चेतना की स्थिति थी। हाँ, यानी और विज्ञान कहता है कि उसमें सारे पदार्थ जो थे वो सूक्ष्म हो गए। यही धर्म भी कहता है कि वहाँ जो सृष्टि, वेद में भी बताया गया इस बात को कि वह इतना सूक्ष्म था कि उसको इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता था। उसको जाना ही नहीं जा सकता था, वो अव्यक्त था। अव्यक्त था मतलब कि प्रकट नहीं था। हाँ, वो अनएक्सप्रेस्ड स्टेट में था, एक्सप्रेस्ड नहीं था, वो व्यक्त नहीं था, प्रकट नहीं था, उसको हम लोग जान नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में वो था। उसी को अध्यात्म में मनस शरीर कहा है। मनस शरीर। और चौथा क्या? समझ गए? तो ये मनस शरीर है। यानी अगर हमारा ये शरीर बनना है तो ऊर्जा से बन सकता है, और ऊर्जा को अगर बनाना है तो मनस से बन सकता है। यानी ऊर्जा मनस से बनी है। और मनस तो लेकिन था ही नहीं बिग बैंग से पहले। हाँ, बिग बैंग से पहले, बिग बैंग के बाद भी तो मनस नहीं था। नहीं, वो तो उसमें था ही था। मनस तो हम लोग के अंदर है ना। हम लोग के अंदर क्या, वो सभी में है। ऐसा नहीं है कि खाली जीवित में मन होता है। सनातन धर्म का कहना है कि हर चीज में जो है मनस है। कैसे? क्योंकि हर चीज उसी से उत्पन्न है, हर ऊर्जा। और चूंकि जितने भी सामान है सभी में मनस है, इसीलिए इसमें भी। हाँ, अगर नहीं होता तो कैलकुलेटर कैलकुलेशन कैसे करता है? एक सवाल उठता है ना, रोबोट्स कैसे बने? हम लोग के द्वारा।
रोबोट्स आखिर वो सब काम कर रहा है, कुछ सोच रहा है, वो उसमें सोच भी आ जा रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? सोच तो हम लोग का है, वो तो बस काम कर रहा है। नहीं, वो सोचता भी है, वो कैलकुलेशन नहीं करता है। कैलकुलेशन करता है, जो भी वो कैलकुलेशन देते हैं तो वो कैलकुलेशन करता है। तो कैलकुलेशन वो कैसे कर लेता है? आखिर उसमें भी कुछ ना कुछ तो सोचने की जैसे मोबाइल का बटन दबा रहे हैं तो ये स्क्रीन ऑन हो रहा है, इसको क्यों ऑन होना है? हाँ, मतलब तो इसका मतलब है कि उसके भीतर में मनुष्य शरीर है। ये जो धर्म कहता है, सनातन धर्म कह रहा है। अगर ये चप्पल फेंक के मार रहा है तो चोट क्यों लग रहा है? वो तो खैर दूसरा विषय हो जाएगा। इसमें भी तो मनस होना चाहिए ना। हाँ, तो मनस तो सभी चीज में है। तो इसका एग्जांपल दिया कि इसमें कैसे मनस है? किसमें? इसमें भी तो मनस होना चाहिए। यह जिससे बना है, यह जिस चीज से बना है तो वो ऊर्जा से ही बना है। ऊर्जा का ही रूपांतरित स्वरूप न है चप्पल का। तो उसमें भी केमिकल्स हो, उसमें केमिकल्स हैं, और वो केमिकल्स रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन जिस आधार पर वे कर रहे हैं, मतलब माइक्रो लेवल पर जाए तो वहाँ पर हाँ, बहुत माइक्रो लेवल पर जाना पड़ेगा ना। मनस तो बहुत माइक्रो लेवल पर है ना। हाँ, लाइफ के साथ यही बात है कि लाइफ तक वहाँ कंटिन्यूटी जो है व्यक्ति को खुद महसूस हो रही है। इसीलिए कुछ वो मनस वो सोचता तो है, लेकिन उसकी सोच कहाँ से आ रही है उसको वो सोच नहीं पाता है। वो इतना अनएक्सप्रेस्ड है कि तुम्हारे में सोच कहाँ से आ रही है इसको तुम नहीं डिटेक्ट कर पाते हो। कर पाते हो? मन से आ रहा है। नहीं, कहाँ से किस जगह से आ रहा है तुम डिटेक्ट कर पाते हो? खाली एक शब्द देते हो, लेकिन उसका लोकेशन देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। क्या समझा रहे हैं? जो मैं है उस मैं को नहीं देख पा रहे हो ना। से कुछ भी मैं कहूँगा कि मैं हूँ, ये शब्द बोलता है तो उसकी उत्पत्ति उसका जो भावना है अपने होने का, तो उसका लोकेशन नहीं देख पा रहे हो ना। उसका स्थान लोकेट नहीं कर पा रहे हो। तो जब हम स्थान नहीं लोकेट कर पाते हैं, इसका मतलब हो गया कि वो मनस हो गया। मनस सिर्फ माइक्रो लेवल पर ही देखा। हाँ, वो सिर्फ माइक्रो लेवल पर है। उसको जो हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाजा मार सकते हैं कि एस्टिमेट कर सकते हैं, एजम्पशंस हो सकता है। उसका लोकेशन नहीं हो कर पाएंगे, क्योंकि वो कोई एक फिक्स्ड पॉइंट पर नहीं ऐसा है कि हम उसको लोकेट कर दें किसी पॉइंट पर है। इसका मतलब है कि वह स्थान विशेष पर नहीं है, इसीलिए उसका लोकेशन नहीं है। अगर मैं सोच रहा हूँ, बाकी हर चीज़ का लोकेशन होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक लोकेशन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसा इसके लोकेशंस हैं, इनके कहाँ है आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फोटोन है, फोटोन समझते हो? प्रकाश की जो तरंग होती है, हाँ, तो उसमें पार्टिकल कण होते हैं, उसको फोटोन कहा जाता है, प्रकाश की तरंगों। अगर मैं सोच तो उसका रहा हूँ लोकेशन तो है। सोच कहाँ से आ रहा है? अगर जैसे मैं सोच रहा हूँ हर चीज़ का कोई ना कोई तो लोकेशन होगा ही ना। हाँ, तो माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो हाँ, तो जिसका लोकेशन नहीं मिलता है, इसका मतलब है लोकेशन किसका हो सकता है? जो न्यूनतम कम से कम कोई स्थान घेरता हो। कोई ना कोई स्थान घेरेगा, ले रहा है, जैसे किसी न किसी की जगह को ले रहा है, तभी ना उसका लोकेशन होगा। स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, हाँ, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसका लोकेशन होगा। लेकिन जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, इतना सूक्ष्म है वो। ये तो सिर्फ सोच है, ये स्पेस कहाँ से ऑक्यूपाई? जो इतना सूक्ष्म हो गया, यानी कम से कम एक छोटा सा डॉट तो होना चाहिए। यानी लंबाई चौड़ाई कुछ होगी ना, तभी ना वो लेगा स्पेस। लेकिन जो इतना सूक्ष्म हो गया, जो छोटे से बिंदु से भी सूक्ष्म हो गया, तो उसका लोकेशन नहीं रह जाएगा। इसका लोकेशन क्या है? उसका लोकेशन रह ही नहीं जाएगा, वो लोकेशन से आगे चला जाएगा, उससे सूक्ष्म हो गया वो। मैं तुम लोग सिर्फ कह देते हैं मानना, लेकिन कहाँ है? फिर वही कहाँ शब्द उसमें अप्लाई नहीं होगा ना, क्योंकि है ही नहीं। कहाँ शब्द नहीं है, लेकिन वो स्पेस नहीं ले रहा है। मतलब है यानी तो, स्पेस से सूक्ष्म है वो जगह, जैसे फीलिंग्स है, लेकिन ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर हाँ, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो? तो उसका लोकेशन नहीं है। तो उसका लोकेशन इस अर्थ में है कि उसका एक फिक्स लोकेशन नहीं,
उसका एक कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। एक चांस ये है, दूसरा है कि वो सब जगह विद्यमान है। ये दो चीज़ हो सकता है ना, या तो उसका लोकेशन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म हो गया है कि हम उसको लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हम ये नहीं समझ सकते कि उसका है एग्जैक्टली कहाँ हुआ। अगर कोई प्रकाश की तरंग से, अभी तक वैज्ञानिकों ने जो खोजा है अधिकतम स्पीड वाला तो प्रकाश ही है। अगर प्रकाश की तरंग से ज़्यादा स्पीड जिसकी होगी तो उसको हम कैसे खोज पाएंगे? जो प्रकाश से भी तेज हो, हाँ, उसको कैसे ढूंढ सकते? उसको कैसे ढूंढ पाएंगे? क्योंकि ढूंढना हमें प्रकाश की मदद से है। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है ढूंढने का वो प्रकाश है, अधिकतम फास्टेस्ट। तो अगर कोई प्रकाश से भी ज़्यादा स्पीड की है तो प्रकाश कैसे ढूंढ पाएगा उसको? वो ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो या तो मनुष्य जो है उसकी गति बहुत तेज है। मतलब जैसे कि एक बच्चा है छोटा सा जो कि बहुत धीरे दौड़ता है, तो बहुत तेज दौड़ने में बच्चे को कैसे पकड़ सकता है वो? और वही मैक्स स्पीड है उस बच्चे का। हाँ, तो जो मैक्सिमम स्पीड है उससे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की स्पीड हो, तो अभी तक फिजिक्स ने जो भी खोजा है उसमें प्रकाश की जो है वो अधिकतम गति है। मतलब उसके अलावा और कोई गति नहीं मिला सबसे तेज हो? हाँ, सबसे तेज प्रकाश की गति को मानेगी। प्रकाश से अगर ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानते हैं कि वहाँ पर टाइम जो है ना वो डायलेट कर जाएगा, यानी समय जो है उसकी सीमा को लांघ जाएगा। हम लोग समय उलट फेर हो जाएगा। हाँ, मतलब हम भूत भविष्य वर्तमान का ये सब जो अंतराल है, ये अंतराल नहीं रह जाएगा। रहेगा ही नहीं कि ये समय वो समय। हाँ, ये भूत भविष्य वर्तमान नहीं रह जाएगा। भूत भविष्य वर्तमान जो है ये प्रकाश के कारण ही है, और प्रकाश की गति से अंडर में जो है उसी कारण है। जो कोई इसका स्पीड से आगे निकल गया हाँ, वो होगा ही नहीं। क्योंकि हम लोग टाइम कब कैलकुलेट करते हैं? जब हम लोग तुलना करते हैं किसी चीज़ से, तभी समय हुआ ना। समय तो तुलनात्मक पक्ष होता है ना। इसकी तुलना में फिर सूरज की तुलना में पृथ्वी की गति क्या है, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी की गति क्या है, तो इसकी तुलना में उसकी गति क्या है, इससे हम लोग समय आंकते हैं और इससे ही हम लोग भूत भविष्य वर्तमान बनाते हैं। लेकिन जो उस सीमा के आगे निकल गया, उसकी गति प्रकाश की गति से आगे चली गई, तो उसको हम लोग नहीं वो कर सकते हैं, टाइम में नहीं बांध सकते, समय में नहीं बंधेगा वो। क्योंकि समय आगाने का जो हम लोग के पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रकाश है, उससे ज़्यादा स्पीड है और वो उसकी स्पीड ज़्यादा है, हम तो वो और स्पीड भी मैच नहीं उसको हम लोग कैच ही नहीं कर पा रहे हैं। कर। तो उसको जो है मनस शरीर कहा है अध्यात्म में। समझ रहे हो कि मनस शरीर से ये ऊर्जा शरीर बनता है, ऊर्जा शरीर से ये भौतिक शरीर बनता है। इसको भौतिक शरीर कहा है। भौतिक शरीर, हाँ, ये भौतिक शरीर है। ऊर्जा शरीर से भौतिक शरीर बना, और ऊर्जा शरीर जो है वो मनस शरीर से बना। हाँ, और ऊर्जा शरीर को क्या कहते हैं? प्राण शरीर कहा गया। प्राण कहा गया, प्राण निकल गया तो मतलब मर गया। ये बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, लेकिन मरने के बाद अब ये हो गया। अब इसके बाद जो है मनस शरीर के बाद क्या है? क्या मनस शरीर किससे बना भाई? मनुष्य शरीर भी कहीं ना कहीं तो ओरिजिन हुआ ही हुआ। अब इसका ये किससे बना? हाँ, ये क्या मनस शरीर सार्वभौमिक है? एक प्रश्न ये उठेगा। सार्वभौमिक मतलब कि जो सब चीज़ हो और सब जगह हो, मतलब हर चीज़ और जगह भी वही हो, तो मतलब क्या सब चीज़ एक ही जगह पे? हाँ, सार्वभौमिक मतलब हो गया कि जो सब चीज़ हो, सब जगह हो, और जगह भी वही हो। सब चीज़ हो, हाँ, सब जगह हो, हाँ, और जगह भी वही। जगह भी वही हो। क्या मन, मतलब सब चीज़ क्या मन इस शर्त को पूरा करता है? नहीं। तो पाते हैं कि नहीं पूरा करता है। ठीक है, तो मन इसको पूरा नहीं कर पा रहा है। यानी जो चेतना है तो कि भी मन कह रहे हैं, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। और फिर वह जो है किस आधार पर इसको बना रहा है, यानी ऊर्जा को किस आधार पर बना रहा है, तो वह जो आधार है, यानी वो जिस नियम से बना रहे, नियम क्या वो है? क्या मन नियम भी है? एक लॉ भी तो है जिसके तहत वो काम कर रहा है। एक कानून भी तो है जिसके तहत कोई घटना घट रही है। तो क्या नियम भी वही है? मन। एक यहाँ प्रश्न उठता है ना।
क्या कोई ना कोई रिएक्शन कर रहा है तो किसी सिद्धांत के तहत कर रहा है ना। कोई नियम तो होगा ही वहाँ। हाँ, तो कोई ना कोई किसी नियम है। नियम क्या है? तो इसलिए फिर ये प्रश्न उठता है कि नियम क्या है। तो इस विषय पर जो है अभी वो कुछ नहीं बता पाया, लेकिन सनातन धर्म ने बताया है। क्या? उसको विज्ञान में शरीर कहा है। शरीर है नहीं, वो शरीर है, वो विज्ञान में शरीर है। लेकिन असली में वो शरीर नहीं है। हाँ, विज्ञान में उसको शरीर कहा गया है। हाँ, विज्ञान में शरीर उसको कहा गया है, यानी एक नियम का शरीर है। एक शरीर है जो कि नियम ही उसका वो है, नियम के तहत ही वो सबको लाता है, हर चीज़ को। यानी हर चीज़ के पीछे नियम है, बिना नियम के कोई चीज़ है नहीं। बिना नियम के यहाँ कुछ नहीं होता है। जैसे कोई एग्जांपल? कोई भी एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या, कोई भी एग्जांपल चुन लो, वो बिना नियम के तहत नहीं है, किसी नियम के तहत ही है। हर चीज़ में नियम है। हर चीज़, बिना नियम के कोई चीज़ ही नहीं है। मेरा बाल जो कट रहा है उसमें क्या नियम है? अगर मेरा कोई बाल काट रहा है तो उसमें भी कुछ नियम होगा। क्यों नहीं होगा? कैसे कि होगा? बाल काटे जा सकते हैं, इससे से ही काटे जा सकते हैं, इतने पावर से ही काटे जा सकते हैं। जैसे कि इसको, तुम्हारे बाल को हम ऐसे फूक करके काटना चाहे तो कटेगा? नहीं कटेगा। हाँ, तो अगर कुछ क्राइटेरिया पूरा करे तो उसका एक नियम है, उसी से वो कटेगा। यानी हवा से कट सकता है, कुछ नियम होना चाहिए बस। ये हवा हाँ, तो हवा की स्पीड कितनी होगी? हाँ, ऐसे हम फूक दिए हल्का से तो ऐसे तो कटेगा नहीं। कट इससे क्या बह सकता है थोड़ा, कि इधर उधर घूम जाए। हाँ, इसका नियम ये होगा। यानी कितना उसमें फोर्स लगाया जाएगा, कितना पावर होगा, कितना डायरेक्शन होगा, दिशा होगी ना। ये नियम जो है, हाँ, तो ये नियम सबका क्या नियम है? तो ये नियम है, इसकी एक दिशा होगी। तो ये नियम अब ये इसलिए नियम भी अनिवार्य चीज़ है। नियम जो है अनिवार्य चीज़, जैसे स्पेस भी जरूरी है। हाँ, जैसे उसी तरह से नियम भी जरूरी होता है, बिना नियम के कुछ नहीं होता है। तो अब सवाल उठता है कि वह जो है वो नियम शरीर है। वह जिस तरह से एक भौतिक शरीर है, ऊर्जा शरीर है, उसी तरह से जो है मन शरीर है, उसी तरह से नियम शरीर भी है। अब वो नियम शरीर से ही ये सब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन नियम के अंतर्गत तो हो रहे हैं, और स्पेस में भी हो रहे हैं, स्थान विशेष में भी हो रहे हैं। ऊर्जा का भी निर्माण हो रहा है, वो सूक्ष्म भी बहुत है। हाँ, उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, यानी समय का अतिक्रमण कर रहा है वह, यानी समय का भी वो निर्माण कर रहा है एक तरह से, बाद में आकर के जब वो प्रकाश के स्तर पर आ रहा है तो। लेकिन उसके पहले जो है वो समय को पार कर दे रहा है। समय को पार करना मतलब कालातीत हो जाना, काल से आगे निकल जाना। तो इसीलिए अध्यात्म ने वो कहा कि ज्ञान में शरीर है ना, सबसे ज़्यादा पावर है नॉलेज में। तो उसके बाद जो है अध्यात्म ने सबसे किसको माना है? परमात्मा को माना है। इसके बाद आत्मा आएगा, आत्मा के बाद परमात्मा आएगा। परमात्मा क्या है? समझे? तो परमात्मा जो है वह जो है उसके विषय में कहा जाता है कि वह सब चीज़ है, सब है वह, और सब जगह भी है, हर जगह भी वही है। सब चीज़ है, हाँ, सब जगह है, हर जगह भी है। हाँ, और हर काल में है, हर समय में है। किसी काल में उसका न मतलब किसी काल में स्थान पहले है, भी था, आगे 10 साल न बाद किसी समय में उसका अभाव था, न किसी जगह उसका अभाव है, न किसी जगह, न किसी चीज का अभाव है। हाँ, और उसके तहत ही कोई घटना घट रही है, उसके अंतर्गत ही कोई घटना। परमात्मा है कौन? समझे? तो उस परमात्मा, अब परमात्मा के पहले का जो स्टेज है उसको आत्मा कहते हैं, दिव्य आत्मा, जो हम लोग के अंदर हो। हाँ, वो एक अंश एक वो माना जाता है, परमात्मा का एक अंश माना जाता है। यानी हर चीज़ जो है, हम लोग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जीवित का, ऐसा नहीं है, हर चीज़ का। जो जीवित नहीं है उसमें भी आत्मा है। हाँ, बस उसका भी है। बिना आत्मा के कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि आत्मा का ही स्थूल स्वरूप जो है आत्मा, ये सब है, शरीर है।
भिन्न भिन्न शरीर। तो आत्मा मरने के बाद चला जाता है। जो आत्मा को मरना का शरीर मरती है ना। हाँ। शरीर के मरने के बाद जो आत्मा ट्रांसफर होती है ना, उसको जो है उसको जीवात्मा कहते हैं, दिव्य आत्मा नहीं कहते हैं उसको। कोई एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है ना? कोई एक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जीरो नहीं किया जा सकता किसी चीज़ को। अगर इसको तोड़ भी देंगे तो इसका 2 टुकड़ा हो जाएगा, वो टुकड़े में भी टुकड़ा होगा हाँ, और टुकड़े में भी टुकड़ा, वो रहेगा ही रहेगा, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया। नहीं। तो उस अर्थ में शाश्वत है ये अस्तित्व। इससे सिद्ध होता है कि ये अस्तित्व इटर्नल है, ये सदा था, सदा है, सदा रहेगा। कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो सकता अपने उस रूप में ख़त्म तो हो सकता है, कि अगर कोई, लेकिन उसका अस्तित्व जो है वो ख़त्म नहीं होगा। हाँ, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होगा। वो जो चीज़ का कार्य था वो चीज़ ख़त्म हो जाए, लेकिन बस उसका जो रूप है, रंग है, ये सब ये ख़त्म हो सकता है, फॉर्म उसका बदल सकता है, लेकिन वो नहीं हट सकता। लेकिन उसका अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस, वो नहीं ख़त्म हो सकता है। उसका बीइंग जो है, हाँ, वह नहीं ख़त्म होगा किसी स्थिति में नहीं, क्योंकि इटर्नल है, यहाँ इटर्निटी है ये अस्तित्व। तो अब लाइफ की बात हम लोग कर रहे थे। तो लाइफ कहाँ से है? परमात्मा से है। परमात्मा ही जीवन है। लेकिन परमात्मा है कौन? हाँ, तो परमात्मा को भाषा में नहीं हम लोग ला सकते ना, भाषा तो स्थूल है बहुत। तो परमात्मा के विषय में ऋषि में बताया गया कि उसको अनुभूत किया जा सकता है, और महसूस किया जा सकता है। हाँ, और महसूस कौन करेगा? वो आत्मा ही महसूस कर सकती है। वो आत्मा भी कौन आत्मा? दिव्य आत्मा।